सोचिए जरा, कोई है जिसने मान लीजिए 20 साल 25 साल जेल में काटे हैं, पूरी सजा काट ली, और जिस दिन वो सजा पूरी होती है, क्या होना चाहिए? भाई जेल के दरवाजे खुलने चाहिए ना। पर कई बार ऐसा होता नहीं है। फाइलें कहीं अटक जाती हैं, आदेशों में देर हो जाती है, और वो कैदी उसे हफ्तों कभी कभी महीनों ज्यादा जेल में रहना पड़ जाता है। अब आप ही बताइए, क्या ये न्याय है? ये सवाल सीधा हमारे संविधान और मौलिक अधिकारों से जुड़ता है। तो आज हम इन्हीं सवालों की तह में उतर रहे हैं। हमारा विषय है भारत में बंदियों के मौलिक अधिकार, और हम खास तौर पर देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 मौलिक स्वतंत्रताएं, ये जेल की दीवारों के पीछे कैसे काम करते हैं। साथ ही हम उस बुनियादी सिद्धांत पर भी गौर करेंगे कि भाई सजा पूरी हो गई तो उसके बाद एक दिन भी ज्यादा हिरासत नहीं हो सकती। हमारी ये पड़ताल कुछ विस्तृत नोट्स और सजा पूरी होने के बाद भी हिरासत पर लिखे एक लेख पर आधारित है। तो हमारा मकसद है ये समझना कि हमारा संविधान कैसे उन लोगों की भी सुरक्षा करता है जो कैद में हैं, खासकर उनकी गरिमा और उनके साथ निष्पक्ष बर्ताव के मामले में। ठीक है, चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 21 से। ये कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी को भी जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। पहली नजर में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या ये प्रक्रिया शब्द इतना सरल है? मतलब कोई भी कानून बना दिया, प्रक्रिया लिख दी, तो क्या वो काफी है? दिशा ही बदल दी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हाँ, शुरुआत में ऐसा ही समझा जाता था कि बस कानून में प्रक्रिया लिखी हो, लेकिन फिर आया मेनका गांधी मामला और सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को पूरी तरह पलट दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, सिर्फ किसी प्रक्रिया का कानून में लिखा होना काफी नहीं है, वो प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, न्यायपूर्ण होनी चाहिए और उचित होनी चाहिए, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। वो मनमानी, काल्पनिक या दमनकारी नहीं हो सकती। इस एक फैसले ने असल में भारतीय संविधान में अमेरिकी ड्यू प्रोसेस यानी उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को मजबूती से डाल दिया। मतलब अब कानून बनाने का तरीका और कानून का मकसद दोनों ही निष्पक्ष होने चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। इसने राज्य की शक्तियों पर एक नई सीमा लगा दी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ प्रक्रिया का होना ही नहीं, उसका अच्छा और न्यायपूर्ण होना भी जरूरी है। ठीक है। और अनुच्छेद 21 में ये जो जीवन शब्द है, इसका क्या मतलब है? क्या सिर्फ सांस लेना, जिंदा रहना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रांसिस कोराली मुलिन मामले में इसे बहुत बहुत अच्छे से समझाया है। कोर्ट ने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ एक पशु की तरह जीते रहना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीना है, डिग्निटी। इसमें जीवन की बुनियादी जरूरतें तो हैं ही, खाना, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, पर साथ ही पढ़ने लिखने की, अपने विचारों को कहने की और दूसरों से मिलने जुलने की आजादी भी शामिल है, जहां तक मुमकिन हो। ये सोचना वाकई बहुत जरूरी है कि गरिमा जेल के अंदर भी बनी रहनी चाहिए। ये कोई एहसान नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है। इसी वजह से, इसी व्यापक व्याख्या के कारण अनुच्छेद 21 आज कई ऐसे अधिकारों का स्रोत बन गया है जो शायद पहले सीधे तौर पर लिखे नहीं गए थे। जी। जैसे कि एक तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। पुट्टास्वामी केस में 9 जजों की बेंच ने इसे मौलिक अधिकार माना। फिर त्वरित सुनवाई का अधिकार, राइट टू स्पीडी ट्रायल, हुसैनारा खातून केस ने इसे स्थापित किया। ये केस बिहार के उन हजारों विचाराधीन कैदियों के बारे में था जो सालों से बिना सुनवाई के जेल में थे। कोर्ट ने कहा त्वरित सुनवाई निष्पक्ष प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, वो केस तो बहुत ही दुखद था। जी। फिर हिरासत में टॉर्चर और दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा, DK बसु केस। इसमें कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए बहुत डिटेल गाइडलाइंस दी ताकि पुलिस की मनमानी रोकी जा सके। और हाँ, कैदियों की गरिमा और जेल की स्थितियों में सुधार। सुनील बत्रा जैसे मामलों में कोर्ट ने जेल के अंदर की जिंदगी को मानवीय बनाने पर बहुत जोर दिया है। आपने ये भी कहा था कि मेनका गांधी केस ने अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 14 और 19 से भी जोड़ा था। तो अब आते हैं अनुच्छेद 14 पर। ये कानून के सामने बराबरी और कानूनों के समान संरक्षण की बात करता है। कैदियों के लिए कैसे लागू होता है? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि सब कैदियों पर एक ही कानून लागू होगा? अनुच्छेद 14 इससे कहीं ज्यादा गहरा है। हाँ, ये वर्गीकरण की बात तो करता है कि कानून अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग नियम बना सकता है, पर वो वर्गीकरण तर्कसंगत होना चाहिए और उसका कोई मकसद होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात जो मेनका गांधी और बाद के फैसलों से निकली, वो ये है कि अनुच्छेद 14 मनमानेपन पर रोक लगाता है।
आर्बिट्ररीनेस। राज्य का कोई भी काम अगर वो मनमाना है, बिना किसी वाजिब कारण के है, तो वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। और अगर वो किसी की स्वतंत्रता पर असर डालता है तो वो अनुच्छेद 21 के तहत उचित प्रक्रिया का भी उल्लंघन होगा। अच्छा, यानी अगर राज्य बिना किसी ठोस वजह के किसी के साथ अलग बर्ताव करता है तो वो समानता के अधिकार के खिलाफ है। क्या इसके कुछ उदाहरण है, खासकर जेल के संदर्भ में? हाँ, कई हैं। पहला तो वही हुसैनारा खातून वाला मामला, त्वरित सुनवाई। अगर राज्य कुछ विचाराधीन कैदियों के मामलों में बिना वजह देरी कर रहा है, या मान लीजिए कुछ जिलों में कोर्ट बहुत धीरे काम कर रहे हैं और बाकियों में नहीं, तो ये रवैया मनमाना है। अनुच्छेद 14 का उल्लंघन, और अनुचित भी है तो अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन। दूसरा उदाहरण है हथकड़ी लगाना। प्रेम शंकर शुक्ला और बाद में सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी केस में कोर्ट ने साफ कहा कि हर कैदी को रूटीन में हथकड़ी लगाना गैर कानूनी है। ये अपमानजनक है। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब कैदी के भागने का सच में कोई खतरा हो और उसके लिए लिखित में कारण बताए जाएं। सबको एक ही लाठी से हाँकना, सबको हथकड़ी पहना देना, ये मनमाना है और अनुच्छेद 14 और 21 दोनों का उल्लंघन है। और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कानून खुद ही इस तरह के मनमानेपन को कम करने की कोशिश करता है, खासकर उन विचाराधीन कैदियों के मामले में जो बेचारे बिना सजा पाए ही सालों साल जेल में पड़े रहते हैं? हाँ, बिल्कुल। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC में पहले एक धारा थी 436A, जो अब नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 479 में है। ये 1 जुलाई 2024 से लागू भी हो गई है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये सिस्टमैटिक तरीके से इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करता है। इसके मुताबिक अगर कोई विचाराधीन कैदी जिस पर कोई अपराध का आरोप है, उस अपराध की जो अधिकतम सजा है उसकी आधी सजा काट चुका है जेल में, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। हाँ, कुछ अपवाद हैं, जैसे मौत की सजा या आजीवन कारावास वाले मामले। और शायद पहली बार अपराध करने वालों के लिए कुछ और रियायत भी है इसमें। जी हाँ, BNSS के नए प्रावधान में ये भी जोड़ा गया है कि अगर कोई पहली बार अपराध करने वाला है और अपराध बहुत गंभीर नहीं है, तो उसे अधिकतम सजा की 1/3 अवधि पूरी करने पर ही जमानत पर छोड़ा जा सकता है। इसका मकसद यही है कि रिहाई सिर्फ जज की मर्जी पर न रहे, बल्कि एक कानूनी हक बन जाए, ताकि मनमाने ढंग से लोगों को लंबे समय तक जेल में ना रखा जा सके। केंद्र सरकार ने भी राज्यों से कहा है कि इसे सख्ती से लागू करें। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े तो निचोड़ ये निकलता है कि न्याय व्यवस्था में किसी भी स्टेज पर जांच हो, सुनवाई, अपील या फिर जमानत, पैरोल, सजा माफी, अगर एक जैसे हालात वाले लोगों के साथ बिना ठोस कारण के अलग अलग बर्ताव होता है या बेवजह देरी होती है, तो ये सीधे सीधे समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 और उचित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 दोनों का उल्लंघन माना जाएगा। बिल्कुल सही। राज्य को हर कदम पर निष्पक्षता दिखानी होगी, मनमानापन नहीं। अब आते हैं अनुच्छेद 19 पर। ये नागरिकों को कुछ मौलिक आजादियां देता है, बोलने की आजादी, घूमने फिरने की आजादी वगैरह। एक आम सोच हो सकती है कि भाई जेल चले गए तो ये सारी आजादियां तो खत्म हो गई। क्या वाकई ऐसा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है नहीं। स्वतंत्रताएं पूरी तरह खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि जेल की दीवारें मौलिक अधिकारों को पूरी तरह रोक नहीं सकती, कैनॉट वॉल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाँ, ये सच है कि कैद होने की वजह से ये आज़ादियां सीमित जरूर हो जाती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ये सीमाएं सिर्फ कानून द्वारा लगाई जा सकती हैं, और वो सीमाएं जेल की सुरक्षा, व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए जरूरी हों और आनुपातिक हों, प्रोपोर्शनेट। किसी जेल अधिकारी की मनमर्जी से इन्हें और ज्यादा नहीं घटाया जा सकता। तो जेल के अंदर भी कुछ हद तक अनुच्छेद 19 के अधिकार बचे रहते हैं? हाँ, जैसे कौन से अधिकार? हाँ, जैसे अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कैदी को पूरी तरह से चुप नहीं कराया जा सकता। नियमों के तहत उसे पढ़ने, लिखने, अपने वकील से बात करने या सीमित तरीके से बाहरी दुनिया से संपर्क करने का अधिकार हो सकता है। अदालतों ने कैदियों की किताबों तक पहुंच, उनके पत्र व्यवहार और कानूनी सलाह लेने के अधिकार को प्रोटेक्ट किया है। इससे अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 की गरिमा से जोड़ा गया है, जैसा फ्रांसिस कोराली मुलिन में भी इशारा था। हाँ,
इस पर जेल की सुरक्षा के हिसाब से वाजिब रोक लग सकती है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता और रोक मनमानी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अनुच्छेद 19(1)(d) और (e) घूमने फिरने और कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। जाहिर है जेल में ये आज़ादी सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैदी पर और ज्यादा गैर जरूरी पाबंदियां लगा दी जाएं, जैसे बिना किसी कानूनी आधार या ठोस वजह के एकांत कारावास में रखना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, या जैसा हमने पहले बात की, रूटीन में हथकड़ी लगाना। के साथ साथ अनुच्छेद 14 मनमानापन और 21 अनुचित प्रक्रिया और गरिमा का भी उल्लंघन हो सकते हैं। और वो डीके बसु गाइडलाइंस जो आपने बताई थी, क्या वो भी इससे जुड़ी हैं? हाँ, बिल्कुल। डीके बसु गाइडलाइंस जैसे गिरफ्तारी का मेमो बनाना, गिरफ्तारी की सूचना परिवार वालों को देना, मेडिकल जांच कराना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है। ये अनुच्छेद 21 गरिमा और जीवन की सुरक्षा और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता पर रोक लगाने की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए बनाए गए सेफ्टी मेजर्स हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि जब राज्य किसी की आज़ादी छीन रहा हो तो उस प्रक्रिया में भी उसकी गरिमा बनी रहे और कोई मनमानी ना हो। तो संक्षेप में कहें कि अनुच्छेद 21 गरिमा और अनुच्छेद 14 गैर मनमानापन एक तरह से पहरेदार हैं। ये देखते हैं कि अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रताओं पर जेल में जो सीमाएं लगाई जा रही हैं वो कानून के दायरे में हो, जरूरी हो और उचित हो। अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, कुचला नहीं जा सकता। ये सब समझने के बाद अब हम उस शुरुआती बात पर वापस आते हैं जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया था। किसी व्यक्ति को उसकी सजा पूरी होने के बाद भी जेल में रखना। जो संवैधानिक अधिकार हमने अभी डिस्कस किए, अनुच्छेद 21, 14 और कुछ हद पर 19, वे इस स्थिति पर कैसे लागू होते हैं? ये तो सीधे सीधे लागू होते हैं। देखिए, जैसे ही किसी कैदी की सजा की अवधि पूरी होती है, उसे हिरासत में रखने का जो कानूनी आधार था, जो अथॉरिटी ऑफ लॉ थी, वो खत्म हो जाती है। अब उसे एक पल भी ज्यादा जेल में रखना अनुच्छेद 21 का खुला उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि अब उसे उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित रखने के लिए कोई कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया बची ही नहीं है। और अनुच्छेद 14 का क्या? उसका भी उल्लंघन हुआ? बिल्कुल, ये अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन है, क्योंकि आप उस व्यक्ति के साथ उन हजारों लोगों से अलग और मनमाना बर्ताव कर रहे हैं जिनकी सजा पूरी हो चुकी है और वे बाहर आ गए हैं। उसे अतिरिक्त हिरासत में रखने का कोई तर्कसंगत आधार नहीं बचा है। इसलिए सजा पूरी होने के बाद भी हिरासत में रखना न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि असंवैधानिक भी है। वो जो स्रोत में भाषा इस्तेमाल हुई है वो बहुत सटीक है। जितनी सजा दी है जेल में सिर्फ उतनी ही देर, उससे ज्यादा एक दिन भी नहीं। तो ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव गलती नहीं है बल्कि एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। बिल्कुल, इसे सिर्फ एक प्रोसीजरल नियम की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। जिस पल सजा खत्म होती है, हिरासत अवैध हो जाती है, इल्लीगल। ये बुनियादी न्याय और इंसानियत का सवाल है, या कहें इंसाफ और इंसानियत की बात है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता आया है, और सबसे अहम, जमीन पर असलियत में लोगों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये सिर्फ वकीलों या जजों की बात नहीं है, ये हर उस नागरिक से जुड़ा सवाल है जो कानून के राज और व्यक्तिगत आज़ादी में यकीन रखता है। तो चलिए इस विषय की तह तक चलते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। यह सिद्धांत महज एक कानूनी नुक्ता नहीं बल्कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन, जिसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं, उसकी आत्मा है। ये एक तरह से इस बात की गारंटी है कि राज्य की ताकत असीमित नहीं है। जब कानून ने ही किसी की आज़ादी पर एक सीमा लगा दी है, यानी सजा की अवधि तय कर दी है, तो फिर उस सीमा का उल्लंघन करने का अधिकार किसी को नहीं, सरकार को भी नहीं। तो फिर इस सिद्धांत को अदालतों ने कैसे स्थापित किया है, खासकर सुप्रीम कोर्ट ने? शुरुआत सबसे हाल के वो चर्चित मामला था ना, नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषियों का मामला 2025 वाला। उस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था शायद। हाँ, बिल्कुल। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा था कि जब दोषियों को 20 साल की सजा दी गई थी, तो जैसे ही वो 20 साल पूरे हों, उन्हें फौरन रिहा किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जेल प्रशासन या सरकार को यह कहने का कोई हक नहीं कि फाइल देख रहे हैं या ऊपर से आदेश आएगा, ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। रिहाई टालने का कोई हक नहीं। अच्छा, मतलब कोर्ट का संदेश था सजा पूरी तो रिहाई तुरंत, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव देरी वो मान्य नहीं। बिल्कुल, कोर्ट का लहजा काफी सख्त था। उन्होंने कहा कि तय सजा से ज्यादा एक दिन भी जेल में रखना वो न्याय का मजाक है और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने सजा की अवधि की निश्चितता, मतलब सर्टेनिटी पर जोर दिया। कहने का मतलब जब तारीख आ गई तो आ गई। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज रिहाई में रुकावट नहीं बन सकती। पर यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कानून इतना साफ है,
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश इतने स्पष्ट हैं, तो फिर जमीनी हकीकत इतनी अलग क्यों है? लोग अपनी सजा पूरी करने के बाद भी जेलों में क्यों रह जाते हैं? स्रोत लेख इसके कुछ प्रैक्टिकल कारण बताता है। पहला कारण बताया गया है ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती या कहें लाल फीताशाही। ये कैसे काम करती है? देखिए, होता यह है कि कैदी की रिहाई की एक तय तारीख होती है, ठीक। लेकिन अक्सर जेल प्रशासन उस तारीख से कुछ हफ्ते या महीने पहले एक फाइल तैयार करता है। ये फाइल जेल सुपरिंटेंडेंट से राज्य के होम डिपार्टमेंट जाती है। वहां शायद किसी और विभाग या कानूनी सलाहकार की राय ली जाती है, फिर मंजूरी मिलती है और वो आदेश वापस जेल तक पहुंचता है। अब इस पूरे सफर में फाइल कई टेबलों से गुजरती है और कहीं भी अटक सकती है, और नतीजा रिहाई की तारीख निकल जाती है और कैदी बस इंतजार करता रहता है। ये तो मतलब व्यवस्था की बड़ी खामी लगती है, जैसे प्रक्रिया इंसान की आजादी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हो। बिल्कुल, इसे ही व्यवस्थागत जड़ता या सिस्टमिक इनर्शिया कहते हैं। देखिए, नियम कायदे व्यवस्था चलाने के लिए जरूरी हैं, लेकिन जब वो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों में ही बाधा बनने लगे तो ये गंभीर चिंता का विषय है। यहाँ प्रोसेस न्याय के रास्ते का रोड़ा बन जाती है। ये सिर्फ एक फाइल का अटकना नहीं है, ये किसी की जिंदगी के दिनों, हफ्तों या कभी-कभी महीनों का सवाल है। दूसरा बड़ा कारण जो लेख में बताया गया है, वो सुनकर थोड़ी हैरानी होती है, कानूनी जानकारी की कमी। क्या ये सच है कि बहुत से कैदियों को पता ही नहीं होता कि उनकी रिहाई का वक्त आ गया है? हाँ, दुर्भाग्य से ये कड़वी सच्चाई है। भारत में कैदियों का एक बड़ा हिस्सा गरीब, अशिक्षित या कम पढ़े लिखे तबके से आता है। उनके पास ना तो वकील करने के संसाधन होते हैं, ना ही उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं की कोई खास समझ होती है। कई बार तो उन्हें अपनी सजा की सही अवधि या रिहाई की ठीक तारीख भी स्पष्ट रूप से पता नहीं होती, और जेलों में लीगल एड, कानूनी सहायता की उपलब्धता भी अक्सर अपर्याप्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने हक के लिए आवाज उठाने की स्थिति में ही नहीं होते। हाँ, बिल्कुल। जानकारी का यही अभाव उन्हें और ज्यादा कमजोर और असहाय बना देता है। वो पूरी तरह से जेल प्रशासन और उस धीमी ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रिया के रहमो करम पर निर्भर हो जाते हैं। अगर सिस्टम ने उनकी तारीख याद रखी तो ठीक, वरना वो चुपचाप इंतजार करते रहते हैं। तीसरा कारण बताया गया है जेलों में भयानक भीड़-भाड़। आंकड़े तो वाकई चौंकाने वाले हैं कि 70% कैदी विचाराधीन है। इसका इस खास समस्या से क्या सीधा संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। आप देखिए, जब जेलें अपनी क्षमता से, कैपेसिटी से 2-3 गुना भरी हों, तो जेल प्रशासन पर काम का बोझ जबरदस्त होता है। स्टाफ की कमी होती है, संसाधन सीमित होते हैं। ऐसे में हर एक कैदी की रिहाई की तारीख पर पर्सनली नजर रखना, समय पर प्रोसेस शुरू करना और उसे अंजाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भीड़ भाड़ के कारण रिकॉर्ड रखने में गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो पहले से ही बोझ तले दबे सिस्टम में सजा पूरी कर चुके कैदियों की समय पर रिहाई सुनिश्चित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और चौथा कारण जो थोड़ा तकनीकी लगता है, सजा में छूट, जिसे रिमिशन कहते हैं, और तय सजा यानी क्वांटिफाइड सेंटेंस, इसको लेकर होने वाला कंफ्यूजन। क्या आप इसे थोड़ा और साफ कर सकते हैं? ये कंफ्यूजन कैसे देरी का कारण बनता है? जरूर। देखिए, रिमिशन का मतलब है सजा में छूट, जो सरकार अच्छे व्यवहार या कुछ खास मौकों पर कैदी को दे सकती है। इससे कैदी अपनी तय सजा से पहले रिहा हो सकता है। वहीं क्वांटिफाइड सजा वो है जहां अदालत ने बिल्कुल साफ साफ सजा की अवधि तय कर दी है, जैसे 10 साल, 14 साल या 20 साल, बिना किसी छूट की गुंजाइश छोड़े, या फिर ये स्पष्ट करते हुए कि कोई छूट लागू नहीं होगी, जैसा कि कुछ खास गंभीर अपराधों में होता है। अब कंफ्यूजन तब होता है जब जेल अधिकारी या होम डिपार्टमेंट के अधिकारी क्वांटिफाइड सजा के मामले में भी ये सोचने लगते हैं कि रिहाई के लिए शायद सरकार की अलग से मंजूरी या रिमिशन जैसा कोई आदेश जरूरी है। उन्हें लगता है कि हर रिहाई एक तरह की रियायत है, जिसके लिए ऊपरी मंजूरी चाहिए ही चाहिए। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर सजा तय है, क्वांटिफाइड है, तो रिहाई अपने आप होनी चाहिए, बिना किसी अतिरिक्त सरकारी आदेश के इंतजार के। किसी कैदी को एक निश्चित अवधि, क्वांटिफाइड सेंटेंस की सजा मिली है और उस पर कोई और मामला लंबित नहीं है, तो उस अवधि के पूरा होते ही उसकी रिहाई एक अधिकार है, कोई रियायत नहीं। जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो उसे रिहा करे। एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज बाद में भी पूरी हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता को बंधक नहीं बनाया जा सकता। किसी अतिरिक्त सरकारी आदेश का इंतजार करना गैर जरूरी है और गैर कानूनी भी। ये सब जानकर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सिद्धांत ही नहीं समझाया, बल्कि इस समस्या को हल करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने के निर्देश भी दिए होंगे शायद। जी हाँ, कोर्ट ने समस्या की गंभीरता को समझा है और कई प्रैक्टिकल निर्देश दिए हैं। सबसे पहला और सीधा निर्देश तो यही है, सजा पूरी होते ही तत्काल रिहाई।
जेल अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत है कि अगर कैदी पर कोई और केस पेंडिंग नहीं है तो उन्हें किसी के आदेश का इंतजार नहीं करना है। रिलीज हिम इमीडिएटली। क्या कोई ऐसा सिस्टम बनाने का भी निर्देश दिया गया है जिससे ये सुनिश्चित हो कि रिहाई की तारीख चूके ही नहीं? कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म? हाँ, कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हर राज्य में एक रिहाई निगरानी सेल, रिलीज मॉनिटरिंग सेल या इसी तरह का कोई तंत्र, कोई मैकेनिज्म स्थापित किया जाए। इस सेल का काम यही होगा कि वो सभी सजायाफ्ता कैदियों का रिकॉर्ड रखे, उनकी रिहाई की तारीखों को ट्रैक करे और समय रहते रिहाई की प्रक्रिया शुरू करवाए, ताकि आखिरी दिन कोई हड़बड़ी या चूक ना हो। इसका उद्देश्य प्रोसीजरल डिले को रोकना है। और अगर फिर भी गलती हो जाए, मतलब किसी को तय सजा से ज्यादा रख लिया जाए, तो क्या होता है? लेख में मुआवजे, कंपनसेशन की बात है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी सजा पूरी होने के बाद भी अवैध रूप से जेल में रखा जाता है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है और इसके लिए राज्य उत्तरदायी होगा। द स्टेट इज लायबल। पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का हकदार होगा। और ये मुआवजा सिर्फ पैसे की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुआवजा सिर्फ हर्जाना दीन है। इसका और क्या महत्व है फिर? बिल्कुल, मुआवजा एक तरह से राज्य द्वारा अपनी गलती की स्वीकृति है। ये पीड़ित व्यक्ति को हुए नुकसान, उसकी खोई हुई आज़ादी, मानसिक पीड़ा, सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि की भरपाई का एक प्रयास है। हालांकि ये सच है कि कोई भी मुआवजा खोए हुए समय को लौटा नहीं सकता, लेकिन इससे भी ज्यादा ये राज्य और उसके अधिकारियों के लिए एक सबक और चेतावनी है। ये अकाउंटेबिलिटी तय करने का एक तरीका है ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराई जाए। इस पूरे मुद्दे को मानवाधिकारों, ह्यूमन राइट्स के चश्मे से देखना भी जरूरी है ना? सजा पूरी होने के बाद जेल में बिताया गया हर अतिरिक्त दिन उस व्यक्ति की गरिमा, उसकी डिग्निटी पर कैसा असर डालता होगा? ये उसकी गरिमा पर सीधा हमला है। सोचिए, एक व्यक्ति जो कानून द्वारा दी गई सजा काट चुका है, उसे अब आज़ाद होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था की खामी उसे अब भी सलाखों के पीछे रखती है। ये उसे ये एहसास दिलाता है कि उसकी आज़ादी और उसके समय की कोई कीमत नहीं। उसके परिवार के बारे में सोचिए, जो बाहर दिन गिन रहे हैं, हर दस्तक पर उम्मीद करते हैं। उनके लिए इंतजार कितना भारी और पीड़ादायक होता होगा। यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं, ये गहरा मानवीय संकट है। क्या इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय मानक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं? हाँ, बिल्कुल हैं। संयुक्त राष्ट्र के कैदियों के साथ व्यवहार के न्यूनतम मानक नियम, जिन्हें नेल्सन मंडेला रूल्स भी कहा जाता है, वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सजा पूरी होने पर कैदियों को बिना किसी देरी के रिहा करना राज्यों की जिम्मेदारी है। ये नियम कैदियों की गरिमा और मानवाधिकारों के सम्मान पर जोर देते हैं। तो भारत में ये समस्या न केवल हमारे अपने संविधान का उल्लंघन है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों मानकों के भी खिलाफ है। इन सिद्धांतों और समस्याओं को और बेहतर समझने के लिए क्या कुछ असल जिंदगी के उदाहरण हैं जिनका जिक्र स्रोत लेख में है? रियल केस स्टडीज। हाँ, लेख में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से कई ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं जहां एडमिनिस्ट्रेटिव डिले के कारण कैदी अपनी सजा पूरी होने के बाद महीनों और कुछ मामलों में तो 2-3 साल तक जेल में बंद रहे। एक उदाहरण दिया गया है, बिना नाम बताए, जहां एक कैदी की रिहाई की फाइल सिर्फ इसलिए अटकी रही क्योंकि 2 सरकारी विभागों के बीच ये तय नहीं हो पा रहा था कि मंजूरी कौन देगा। इस दौरान वो व्यक्ति 1.5 साल अतिरिक्त जेल में रहा। 1.5 साल, ये तो भयानक है। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है। ये वाकई भयावह है और दिखाता है कि कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस की जटिलता या अधिकारियों की उदासीनता किसी व्यक्ति की जिंदगी के कीमती साल छीन सकती है। ये न्याय व्यवस्था पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है। लेकिन क्या कोई सकारात्मक उदाहरण भी है जहां सिस्टम ने सही काम किया हो या हस्तक्षेप से न्याय हुआ हो? हाँ, लेख में नीतीश कटारा मामले का जिक्र इसी संदर्भ में है। हालांकि वो एक हाई प्रोफाइल मामला था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय हस्तक्षेप ने यह सुनिश्चित किया कि तय सजा पूरी होते ही रिहाई हो, बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव बहानेबाजी के। ये दिखाता है कि जब न्यायपालिका या कोई निगरानी तंत्र सतर्क और सक्रिय होता है तो सिस्टम को सही दिशा में लाया जा सकता है। तो ये 2 तरह की तस्वीरें हमें क्या सिखाती हैं? एक तरफ व्यवस्था की विफलता और दूसरी तरफ सफल हस्तक्षेप। ये हमें सिखाती हैं कि कानून बना देना या सिद्धांत गढ़ देना ही काफी नहीं है। असली चुनौती उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में है। ये खाई दिखाती है कि हमें सिर्फ अच्छे कानूनों की नहीं, बल्कि एक संवेदनशील, कुशल और जवाबदेह एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की भी जरूरत है, जो उन कानूनों को जमीन पर उतार सके। ये निगरानी तंत्र की अहमियत को भी रेखांकित करता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम क्या कह सकते हैं? इसका सार क्या है?
सार यही है कि सजा से ज्यादा कैद नहीं, महज एक नारा नहीं, बल्कि एक बुनियादी संवैधानिक अधिकार है। सजा पूरी होने के बाद जेल में बिताया गया हर पल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और सरासर अन्यायपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट का रुख इस पर शीशे की तरह साफ है, जितनी सजा उतनी ही कैद, नो मोर नो लेस। और ये सिद्धांत, जैसा मैंने पहले कहा, राज्य पर एक नैतिक और कानूनी कर्तव्य डालता है। ये कर्तव्य है नागरिकों की स्वतंत्रता का सम्मान करने का, खासकर तब जब कानून ने खुद उसकी सीमा तय कर दी है। राज्य अपनी ही प्रक्रियाओं की उलझन में अपने नागरिक की आज़ादी को अनिश्चित काल के लिए नहीं छीन सकता। न्याय सिर्फ सजा देने तक सीमित नहीं है, न्याय सजा के सही समय पर खत्म होने में भी निहित है। यहाँ पर एक विचार मन में आता है जिस पर शायद और गहराई से सोचने की जरूरत है। हमने मुआवजे की बात की, निगरानी सेल की बात की, लेकिन क्या ये काफी हैं? अगर किसी व्यक्ति को उसकी तय सजा से ज्यादा गलती से या लापरवाही से कैद रखा जाता है, तो मुआवजे के अलावा और कौन से ऐसे ठोस तंत्र हो सकते हैं जो भविष्य में ऐसी चूकों को पूरी तरह रोक सके? सिर्फ सिस्टम को नहीं, बल्कि उन अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी कैसे तय हो जिनके हाथ से ये चूक हुई है? क्या इससे व्यवस्था में ज्यादा डर और जिम्मेदारी का भाव पैदा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा।